हाँ, चलिए हम उपनिवेशवाद और देहात के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम प्लासी का युद्ध के बारे में बताए थे, 3 कर के बारे में बताए थे। उसके बाद फिर जमींदार का स्थिति क्या हुआ था इसके बारे में हम बताए थे कि जमींदार किस प्रकार से किसान से टैक्स वसूला करते थे, किसान को अगर मारा भी हो जाते थे तो किस तरह से वसूलते थे। अब हम बता रहे हैं कि जमींदारों की शक्तियों पर किस तरह से नियंत्रण था। जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब अंग्रेजी शासन के द्वारा जमींदारों की शक्तियों को नियंत्रण किया गया था। मतलब अंग्रेजी शासन के द्वारा जमींदारों की जो शक्ति था उसको क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था, इसे कंट्रोल में नहीं था। दूसरा बात था कि जिस वजह से कहते वह ना तो अपनी सेना रख सकते थे और ना ही किसानों पर दबाव बनाकर कर वसूल सकते थे। पहले क्या था सिस्टम कि जितने भी जमींदार थे वह जमींदार क्या करते थे, अपना सेना रखते थे। अगर किसी किसान के यहाँ गए, अगर वह नहीं है तो अपना सेना भेजे, जाओ के वहाँ से टैक्स लेकर के आओ, नहीं दिया तो धान है, गेहूं है, जो है वो उठा करके ले चला, बंजोबड़ी उसको लाने का काम करते थे। तो यह जो है जिस वजह से कहते ना तो अपनी सेना रख सकते थे और न ही किसान पर दबाव बना करके कर वसूल सकते थे, क्योंकि यह सिस्टम को हटा दिया। कहते इस वजह से कहते जमींदारों को कर इकट्ठा करने के लिए अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से कहते हैं जमींदारों को कर इकट्ठा करने के लिए अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार का स्थिति था। तो जमींदार का शक्ति क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। हम पहला बात क्या बताए, हम पहला बात बताए कि जमींदारों द्वारा शक्तियों पर किस तरह से कंट्रोल किया गया। पहला, सेना नहीं रख सकते थे। दूसरा, किसी भी तरह से किसान को दबाव बना करके आप कर वसूल नहीं सकते हैं। और इसी वजह से कहते जमींदार कर इकट्ठा करने के लिए अनेक समस्या का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ पे बात आता है कि किसानों का जानबूझ करके कहते हैं कर देना, किसानों का जानबूझकर कर देना। देखो कभी कभी किसान जानबूझकर कर देने में देरी करते थे। पहला बात था कि जानबूझ करके वह टालने का काम करते थे। क्या करते थे, टालने का काम करता था। और जमींदारों का इसी परेशानी में देख करके किसान बहुत खुश हुआ करते थे। जमींदार को ऐसी परेशानी में देखकर किसान कहते बहुत खुश हुआ करते थे, ठीक है ना। देखो फिर से समझो हम क्या बता रहे हैं, हम बताए कि किसानों का जानबूझ करके कर देना, क्योंकि कभी कभी किसान जानबूझकर कर देने में क्या करते थे, डिले करने का काम करते थे। और जमींदारों को ऐसी परेशानी में देख करके बहुत खुश होते थे कि हम तो कर दिए नहीं और उसको देना पड़ेगा, तो जहाँ से दे, क्या कि हमको तो वह जो है सो वसूलने का काम करता है, तो वह बहुत खुश होता था कि कम से कम इस पर जुल्म होगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जमींदार किसानों पर मुकदमा तो चला सकता था, परंतु उस पर कहते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्यों, मुकदमा चलाएगा फिर आगे टैक्स नहीं देगा तो हमें बार बार भरना पड़ेगा, और उसका तो फिक्स हो गया था। बेचारा जमींदार चाह करके भी मजबूर हुआ करते थे। मुकदमे को कहते कानूनी प्रक्रिया भी बहुत लंबी होता था। अब मुकदमा अभी बिहार के वर्तमान का स्थिति में भी अगर किसी व्यक्ति से पैसा दे दिए हैं, अगर उसको आप करते हैं कोर्ट करते हैं, तो इतना लंबा तारीख पर तारीख मिलते रहेगा कि कभी भी आपको जो है सो पैसा मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जूता घिस जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इस तरह का स्थिति होता था। इसी वजह से कहते मुकदमा करने के बाद भी कहते जमींदार कर इकट्ठा नहीं कर पाते थे। इसी वजह से मुकदमा करने के बाद भी जमींदार क्या करते थे, इकट्ठा हुआ नहीं कर पाते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहला कि बताएं जमींदार किस तरह से अपनी शक्ति को कंट्रोल किया। दूसरा बात बताएं कि किसान जानबूझकर किस तरह से कर नहीं देता था, ठीक है ना। और आगे बता रहे कि जमींदारों के द्वारा राजस्व न दिए जाने पर किस तरह का स्थिति था। देखो यदि जमींदार कहते हैं अंग्रेजी शासन के द्वारा निर्धारित राजस्व को सही समय पर अगर वह जो सो नहीं दे पाते थे, तो इस तरह का स्थिति में कहते हैं वह अगर नहीं दे पाते थे, अगर वह जो सो कर नहीं दे पाते थे तो उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। यदि जमींदार अंग्रेजी शासन
अंग्रेजी शासन के द्वारा निर्धारित जो राजस्व है अगर सही समय पर नहीं दे पाते थे तो उनका संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। जमींदारों की संपत्ति और भूमि को नीलाम कर दिए करके अंग्रेजी शासन कहते कर का वसूली किया करता था। मतलब सोचो, अगर तुम्हारा जमींदार उसको क्या किया, नहीं दे पाया तो उसको जमीनों को नीलाम कर देता था कि जाओ एकरे से हम जो सो टैक्स क्या किए, वसूल लिए। और नीलामी के अंदर जमींदार की संपत्तियां को बोली लगाया जाता था, बोली लगाया जाता था। मतलब हुआ जैसे यह संपत्ति है, ठीक है, यह प्रॉपर्टी है, चलो कितना लेगा, तो कोई कहा 50,000, कोई कहा 1 लाख। ये कहा 100 आदमी 200 आदमी है, ठीक है नहीं, सब अपना अपना बोली लगा रहा है। जेकर बोली ज्यादा हुआ उसको यह मिल गया, जिसका बोली कम गया वो चुपचाप अपना घर लौट गया। तो नीलामी में क्या होता था, कोई भी बोली स्टार्ट हुआ, जितना से स्टार्ट में हुआ उतना से किया, जितना दूर तक बोली जाए, और इस तरह से उसका तो सामान क्या हुआ, बिक गया, ठीक है नहीं। तो इस तरह से क्या किया जाता था, बोली लगाया जाता था। और कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे वह जमीन या तो संपत्ति उसको क्या किया जाता था, बेच दिया जाता था। और इस तरह अंग्रेजी शासन जमींदारों के द्वारा राजस्व कहते जमा न किए जाने पर राजस्व वसूलता था। कितना कठिन कार्य था। अब सोचो, जो जमींदार है अगर जमीनें चल जाएगा तो जमींदार फिर कहाँ रहेगा, खाक रहेगा। अगर किसान से वह कर वहाँ बताएं, किसान जानबूझ करके कर नहीं देता था कि जमींदार को परेशानी होगा। अगर यह जमींदार नहीं देता तो अगर संपत्ति पर ही बोली लगा देगा, और संपत्ति पर बोली लगा देगा तो जमीन और संपत्ति दोनों खत्म, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस तरह से अंग्रेजी शासन जमींदारों के द्वारा राजस्व कहते जमा न किए जाने पर राजस्व वसूलने का काम करता था। कितना सोचो निर्दय भाव से यह काम करता था, ठीक है नहीं। तो यहाँ प्रश्न किस तरह से पूछेगा उसके बारे में हम बताते जाएंगे। और जमींदार और नीलामी क्या था, देखो, राजस्व न चुका पाने की स्थिति में, अगर नहीं चुका पाने की स्थिति में जमींदारों की संपत्ति को क्या किया जाता था, संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। और परंतु कहते इस स्थिति में जमींदार अनेकों तरीकों से अपनी संपत्तियां को बचाने का प्रयास जो है सो करते थे। अपना संपत्ति कैसे बचे उसको बचाने का वह प्रयास करते थे, ठीक है ना, इस तरह का। फिर बाद में जाकर क्या आया था, फर्जी बिक्री क्या होता था। देखो होता क्या था, कई बार जब जमींदारों का संपत्तियां को नीलाम कर दिया जाता था तो जमींदार, हम बताएं कि जमींदार अगर वह जो सो नहीं करता था, बोली लगाया जाता था, अगर वह बोली लगाया उसके अनुसार से वह करता था तो यह संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। अगर कहते हैं कई बार जमींदारों का संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था तो इन नीलामियों को जमींदार के लोग, उसके के रिश्तेदार हो या उसके रिश्तेदार को कोई जान पहचान वाले जमींदार ऊंची बोली लगा करके जमीन को क्या करते थे, खरीदते थे। उसी का रिलेटिव जो होते थे, नानी का घर का हुआ या मौसी के मौसा का, फूफा का, चाचा का कोई हुआ, इस तरह से कहते खरीद लिया करते थे। आगे चल करके वह नीलामी कहते हैं कि राशि देने से मना कर दिया करते थे, जिस वजह से कहते संपत्तियों को दोबारा नीलाम करवाना पड़ता था कि हम नहीं देंगे, तो उसी को बेचरके को फिर दोबारा बेचता था। तो सोचो, बिका हुआ संपत्ति को अगर एक संपत्ति बिक गया और ओकरे बार बार बेचा जा रहा है, ओकरे कौन सी कहते थे, फर्जी बिक्री। एक बार संपत्ति मान लो बिक गया तो बिक गया तो बिक गया, और एकरे बार बार बेचा जाए तो उसको क्या कहेंगे, फर्जी बिक्री। इस तरह का काम किया करता था, ठीक है नहीं। तो यहाँ तक समझ में पूरा बात आ गया कि किस तरह से। अब देखो कि किस किस तरह से प्रश्न जो है सो पूछता है। सारांश प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, सारांश दिखाते चले जाते हैं, ठीक है नहीं, किस तरह से इसमें प्रश्न पूछता है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाओ, देखो सबसे पहला जो प्रश्न हम पढ़ाए हैं, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। देखो 2013 में, 15 में, 16 में आया हुआ है। रैयतबारी व्यवस्था हम पढ़ाए हैं, रैयतबारी व्यवस्था 2019 में आया हुआ है, ठीक है नहीं। उसके बाद हम बताएं भारत में उपनिवेशवाद स्थापना का 4 कारण लिखिए, वह भी सारा एक प्रश्न को भी हम डिटेल से बताएंगे। फिर उपनिवेशवाद क्या है, इसका अर्थ भी बताए हैं।
कि जब कोई भी बड़ा देश कोई छोटे देश को वह क्या करता है, अपने अधीन में कर लेता है, उसका संसाधन का उपयोग करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। फिर है प्लासी का युद्ध हम बताए हैं, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है, वह भी बताए हैं। फिर हम बताए हैं कि बंगाल में किस तरह से अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, किस क्षेत्र में लागू हुआ, भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है न। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रश्न, कुछ प्रश्न अभी और हम बताएंगे जो लंबा चैप्टर है। और अस्थाई बंदोबस्त देखो, इसका गुण दोष का विवेचना कीजिए, या अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके बारे में। फिर अस्थाई बंदोबस्त पर एक लघु कथ्य निबंध लिखिए, वह भी पढ़ाएं। प्लासी का युद्ध का कारण क्या था, परिणाम क्या था, वह भी पढ़ाए हुए हैं। तो सारा का सारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब बिहार बोर्ड का सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, सारा को हम डिटेल से करवाने का काम करेंगे, ठीक है न। यह सारा का सारा इसमें देखिए जितना भी MCQ है सब को सब हम जो है सो दे देंगे, ठीक है न। सारा का सारा जो है सो MCQ को भी हम जो है सो एक अथी में देने का काम करेंगे। जिनको ज़रूरत रहेगा वो अपना मैसेज कर देंगे, ठीक है, इसी पर।